हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो भाइयों, आज हम लोग करने वाले हैं 2024 के क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोग जून के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, साथ ही साथ दिसंबर के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। मार्केटिंग जल्द ही एंड होने वाला है, ज्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं रह गए हैं। 166 टू 183 प्लस इसके बाद अराउंड कह सकते हो 209 210 तक क्वेश्चंस जाएंगे जून 25 का लेकर। उसके बाद हमारा मार्केटिंग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद शुरुआत करेंगे हम लोग किसी और नए यूनिट की। सो आज बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बताइए आंसर इसका क्या होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी इनोवेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे किससे क्वेश्चन निकल कर आया है? डिफ्यूजन, इनोवेशन थ्योरी से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसी भी इनोवेशन का किस पर्टिकुलर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हमें ये बताना है। हमारे सामने अलग अलग फैक्टर्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे, द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ द इनोवेशन ओवर द प्रीवियस सॉल्यूशन, compatibility of the innovation with the existing values and norms, a lack of complexity in using the innovation, the divisibility of the innovation facilitating the low risk trial, और उसके बाद द कम्युनिकेबिलिटी ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द इनोवेशन। तो यहाँ पे 5 अलग अलग फैक्टर्स दे रखे हैं, बताना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी ई, ये सारे ही वो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसी भी इनोवेशन का डिपेंड करता है। थोड़े से एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें, डिफ्यूजन थ्योरी किसने दिया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हें याद रखना है, एबर्ट रॉगर्स ने ये इनोवेशन थ्योरी, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी दिया था। आउटलाइंस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हाउ क्विकली एन इनोवेशन स्प्रेड, जो कि बताते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो इनोवेशन है वो बहुत जल्दी फैलता है। जैसे रिलेटिव एडवांटेजेस है, कंपैटिबिलिटी है। ठीक है, तो ये कंज्यूमर बिहेवियर और डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी से निकलकर क्वेश्चन आया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है किसके बारे में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इशू, इनमें से कौन सा इशू नहीं है ऑफ कंसेप्चुअल कंपोनेंट ऑफ सीआरएम प्रोग्राम। मतलब यहाँ पे जो भी बाकी होंगे वो इश्यूज रहे होंगे, और एक कोई जो है ये इशू नहीं है, मतलब उसको हम लोग इजिली टैकल कर सकते हैं। तो बताना है किसका, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, सीआरएम का। पहला है चूजिंग द टेक्नोलॉजी, सेटिंग आउट द ऑब्जेक्टिव्स इन क्लियर टर्म्स, प्रोसेसिंग ऑल कस्टमर रिक्वेस्ट कमिंग इन थ्रू मल्टीपल चैनल्स एंड पुटिंग कस्टमर फर्स्ट। तो बताइए जरा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सीआरएम से निकलकर ये क्वेश्चन आया है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, चूजिंग टेक्नोलॉजी। ये कोई इशू नहीं है, नॉट एन इशू। समझते हैं जरा इसको। द कंसेप्चुअल कंपोनेंट ऑफ अ सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम, फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट्स, किस किन किन एस्पेक्ट्स पे फोकस करता है, जैसे कि क्लियर ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, कस्टमर्स को प्रायोरिटी देना, फिर टेक्निकल ऑपरेशन, सॉरी, हैंडलिंग अ मल्टीपल चैनल रिक्वेस्ट, अलग अलग चैनल से रिक्वेस्ट आते हैं, ऑर्डर आते हैं, उनको प्रोसेस करना, ये भी कोई इशू इशू के अंदर आता है। लेकिन चूजिंग टेक्नोलॉजी इज अ टेक्निकल ऑपरेशनल इशू, नॉट अ कंसेप्चुअल वन। ठीक है, मतलब इसको आप इजीली टैकल कर सकते हो। तो ये आपका सीआरएम के कंपोनेंट से क्वेश्चन निकल कर आता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 168 की। यहां पे हमें क्या करना है, अरेंज करना है, अरेंजमेंट करना है कंपोनेंट का। ठीक है, टू बी हैंडल इन द पोजिशनिंग, पोजिशनिंग तुमने पढ़ा होगा, उसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो बताओ इस क्वेश्चन का फटाफट से क्या आंसर होगा। पहला है डेवलपिंग द वैल्यू प्रोपोजिशन, डेवलपिंग द वैल्यू प्रोपोजिशन, एनालाइजिंग कंपिटिटर्स पोजिशनिंग, is there a gap somewhere, communicating the value proposition to target consumer, deciding the locus in consumers mind, कि कहां हमारे प्रोडक्ट, हमारे ब्रांड को लॉन्च करना है, बिठाना है, इंश्योरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपिटिटिव एडवांटेज फॉर डिलीवरिंग द प्रीमाइज, जो आपने वादे किए हैं उसको आपको पहुंचाने के लिए, उसको डिलीवर करने के लिए आपके पास कंपिटिटिव एज होना चाहिए, आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके माध्यम से ये सारी चीजें आप कर पाओ। तो बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको क्या करना है, ये जितने भी कंपोनेंट्स देख रहे हो इसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्या हम अपना लोकस डिसाइड करेंगे कंज्यूमर के माइंड्स में। मैं पेज क्लियर कर रहा हूं, ये एक मिनट। ठीक है,
तो क्या हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि हमारे प्रोडक्ट को कहां लॉन्च करना है, या हमारे ब्रांड को, मतलब डिसाइडिंग द लोकस इन कंज्यूमर्स माइंड, कहां पे हमारा प्रोडक्ट अभी खड़ा है, ये डिसाइड करना है, या फिर एनालाइजिंग कंपिटिटर्स पोजीशनिंग, या फिर सेकंड जो ऑप्शन देख रहे हो डी या बी, सबसे पहले तुम किसे लोगे? उसके बाद देखो दोनों में से होगा तो यही होगा। इज देयर अ गैप समवेयर, देखना है कि हमारे कंपिटिटर की पोजीशनिंग देखोगे सबसे पहले, यहां पे आप सबसे पहले तो नहीं बोलूंगा, कंपिटिटर की पोजीशनिंग देखेंगे, उसके बाद ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या कोई गैप है हमारे कंपिटिटर और इसमें जो क्यों डिफरेंस आ रहा है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे लोकस इन कंज्यूमर माइंड। अब हमने ये डिसाइड कर लिया तो उसके बाद हम देखेंगे कंपिटिटर की पोजीशनिंग क्या है। अब दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो वो कौन से गैप है, क्यों है, ठीक है, इतना आपने कर लिया। इसके बाद हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, या फिर कहो तो हमारे पास वो कंपिटिटिव एज है जिसके कारण हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को, अपने दिए गए वादे को, किए गए वादे को अपने कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे, ये इंश्योर करना हो जाता है इंपॉर्टेंट। उसके बाद वैल्यू प्रोपोजिशंस डेवलप करोगे और फाइनली आप अपने वैल्यू को कम्युनिकेट करोगे अपने टारगेट कस्टमर तक। तो इस तरीके से पोजिशनिंग काम करती है। ब्रांड पोजिशनिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग कंपिटिटर्स टू आइडेंटिफाई गैप्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैच लिस्ट आ गया क्वेश्चन, क्या है मैच लिस्ट में, तुम थोड़े अलग अलग चीज देखोगे। यहाँ पे प्रोडक्ट के अलग अलग टाइप्स दे रखे हैं, डायनासोर, फ्लेमिंगो, ऑस्ट्रिच एंड पर्ल, ये अलग अलग टाइप्स हैं प्रोडक्ट के। अब यहाँ पे लिस्ट 2 में उसका डिस्क्रिप्शन है, तो कौन सा प्रोडक्ट डायनासोर होता है, कौन सा प्रोडक्ट फ्लैमिंगो होता है, कौन सा प्रोडक्ट ऑस्ट्रिच होता है, कौन से प्रोडक्ट पर्ल होते हैं, ये क्वेश्चन निकल कर आया है आपके 2024 का, ठीक है। मतलब अभी तक हम जो भी इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं जून 2024 के क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जरा बताइए, मैच करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या पर्ल ऑप्शन नंबर 1 से मैच करेगा, या फिर प्रोडक्ट दैट आर सोर्स ऑफ अ प्रॉफिटेबल फ्यूचर? बताइए जरा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, या प्रोडक्ट दैट आर ब्लाइंड टू द फ्यूचर? डायनासोर की अगर बात करें तो डायनासोर आपके हिसाब से किस में आना चाहिए? प्रोडक्ट दैट हैव मिस्ड देयर निश, क्योंकि अब डायनासोर भी नहीं है, तो ए का 4 होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो हाँ वही है, ए का 4 से ही स्टार्ट होगा हमारा। तो डायनासोर हमारे आ जाएंगे वैसे प्रोडक्ट्स जो कि अब अपने नीश को मिस कर चुके हैं, खत्म हो चुकी है उनकी एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर बात करें पर्ल की, तो पर्ल जैसा कि मैंने बोला कि वैसे प्रोडक्ट जिनका दैट आर सोर्स ऑफ अ प्रॉफिटेबल फ्यूचर, वो आपको फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएंगे। अब अगर बात कर ले ऑस्ट्रिच की, ऑस्ट्रिच वैसे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे दैट आर ब्लाइंड टू द फ्यूचर, उनको फ्यूचर के लेकर आप कुछ प्रिडिक्टिबिलिटी नहीं रख सकते हो। और फ्लैमिंगो की बात करें, प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ब्यूटीफुल हैं लेकिन आप उन्हें बेच नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट के अलग अलग टाइप्स हैं और उसके डिस्क्रिप्शन है। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 170। क्या कहता है 170, जरा ध्यान से पढ़ो। Which one of the following refers to the need on the part of the customer that gets satisfied by the service? बताना है हमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स, इनमें से कौन सा, किसको आप रेफर करोगे टू द नीड ऑन द पार्ट ऑफ द कस्टमर दैट गेट सेटिस्फाइड बाय द सर्विस, सर्विसेज के माध्यम से उनके नीड सेटिस्फाई हो जाते हैं। सर्विस बेनिफिट, सर्विस एक्सपेक्टेशन, सर्विस ऑफर और सर्विस लेवल, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सर्विस बेनिफिट। आप कितना बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपका नीड होगा ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो सर्विस बेनिफिट क्या होता है? ये वो कस्टमर नीड्स हैं जो कि सेटिस्फाई किए जाते हैं सर्विस के माध्यम से। अब सर्विस हो सकते हैं कन्वीनियंट सर्विस, क्वालिटी सर्विस भी। सर्विस एक्सपेक्टेशन आर एंटिसिपेटेड आउटकम्स। सर्विस ऑफर इज द प्रोवाइडर्स प्रपोजल, जो आपको जो भी सर्विस दे रहा है वो आपको प्रपोजल देता है। और सर्विस लेवल जो होता है ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड की बात करता है, ठीक है। अलग अलग टर्म्स है, समझ गए होंगे ये सारे टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 171, जो कि आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केटिंग प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा मार्केटिंग प्रिंसिपल नहीं है? फोकस ऑन द कस्टमर, मार्केट्स आर होमोजेनस, कस्टमर डू नॉट बाय प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग इज टू इंपॉर्टेंट टू लीव द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो बताइए जरा इनमें से कौन सा मार्केटिंग प्रिंसिपल नहीं है?
तो अगर हम लोग बात करें इसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर होगा मार्केट्स आर होमोजेनस। देखते ही समझ गया था, बहुत बेसिक सा बचपना सा क्वेश्चन है। होमोजेनस नहीं हो सकता है। हमें पता है कि हमारी जो मार्केट है उसमें अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, उनकी जो डिमांड होती है वो अलग अलग होती है, उनके नीड्स अलग अलग होते हैं, उनके पसंद नापसंद सब कुछ जब अलग है तो एक मार्केट होमोजेनस कैसे हो सकता है? तो ये एक मार्केटिंग प्रिंसिपल है ही नहीं। क्लियर है? तो देख लो, मार्केटिंग प्रिंसिपल इंक्लूड्स कस्टमर फोकस, रिकॉग्नाइजिंग कस्टमर बाय बेनिफिट्स नॉट प्रोडक्ट्स, एंड व्यूइंग मार्केटिंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन वाइड। चलो करो क्वेश्चन नंबर 172। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कौन कौन से वो सोसाइटल फैक्टर्स है जो कि एक कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं? क्या वो कल्चर है, रेफरेंस ग्रुप है, सोशल क्लास है, रोल अज्यूम्ड है, या फिर सब कल्चर है? तो बताना है जरा। मार्केट सेगमेंटेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो बहुत अच्छे से, या फिर कंज्यूमर बिहेवियर को की भी अगर आपको नॉलेज होगी तो भी आप कर लोगे। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। क्यों होगा ए, बी एंड सी? सबसे पहले बात करो सोसाइटी की, तो सोसाइटी का मतलब होता है जिस कल्चर में आप रह रहे हो, जिस रेफरेंस ग्रुप में आप रह रहे हो, और जिस सोसाइटी के सोशल क्लास से आप बिलोंग कर रहे हो। ये तीनों ही चीजें आपकी आती हैं किसमें? सोशल फैक्टर्स में। लेकिन बाकी देखोगे रोल एज्यूम्ड और सब कल्चर, ये आपके सोशल फैक्टर्स में नहीं आएंगे। रोल एज्यूम्ड का मतलब होता है आप किस रोल में, क्या आप किसी के भाई हो, क्या आप किसी के हस्बैंड हो, या फिर आप किसी के पापा हो। तो ये अलग अलग रोल होते हैं, आप उस रोल के हिसाब से अगर बिहेव करोगे तो ये सोसाइटी के अंदर नहीं आते। और सब कल्चर भी थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन कल्चर, रेफरेंस ग्रुप और सोशल क्लास, ये तीनों ही सोसाइटल फैक्टर्स के पार्ट है। चलो मैच करो क्वेश्चन नंबर 173। लो, स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, डंपिंग प्राइसिंग, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो स्कीमिंग प्राइसिंग की बात अगर करें तो यहाँ पे ऑप्शन किससे हमारा मैच होगा? व्हेन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स आर नॉन स्टोरेबल, वेयर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट आर नॉट अवेलेबल। तो क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? एक्सपोर्टिंग गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन द डोमेस्टिक, तो डंपिंग का तो ये हो जाएगा डी का 3, स्कीमिंग का ए का 2 होना चाहिए मेरे हिसाब से। और पेनिट्रेशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूट्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, ये ले लो। और पीक लोड प्राइसिंग हो जाएगा हमारा वेयर द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स आर नॉन स्टेबल। तो मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। हाँ 4 ही है इसका सही आंसर। स्कीमिंग क्या होता है? आप हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। पेनिट्रेशन क्या होता है? लो प्राइस चार्ज कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल है। पीक लोड क्या होता है? आप हायर प्राइस चार्ज करोगे क्योंकि नॉन स्टोरेबल सर्विस है और उसका डिमांड बहुत ज्यादा हाई होता है। और डंपिंग का मतलब क्या होता है? आप दूसरे कंट्री में जाकर प्रोडक्ट को बहुत कम प्राइसेस में बेच रहे हो। क्यों ऐसे की जाती है? ऐसा 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 काम किया जाता है क्योंकि आप चाहते हो कि वहां के जो भी डोमेस्टिक सेलर्स हैं उनको आप एलिमिनेट कर दो, उनके बिजनेस को शट डाउन करवा दो और अपना एक मार्केट जमा पाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट वैल्यू प्राइस ट्रियो अ मैन्युफैक्चरर वुड लाइक टू सीक। एक मैन्युफैक्चरर को इनमें से कौन सा कॉस्ट वैल्यू प्राइस ट्रियो पसंद आता है, वो चाहता है कि ऐसा हो? क्या वैल्यू ज्यादा, प्राइसेस ज्यादा, वैल्यू सबसे ज्यादा, वैल्यू उसके बाद प्राइस उसके बाद कॉस्ट, या फिर सबसे ज्यादा वो प्राइस चार्ज करना चाहता है, या फिर वैल्यू उसके बाद और कॉस्ट, या सबसे ज्यादा प्राइस फिर कॉस्ट फिर वैल्यू, या तीनों ही इक्वल चाहता है? वो कैसे सिचुएशन वो पसंद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइस इज इक्वल्स टू वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 175 की बात करते हैं। अरेंज द गिवन स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग अ चैनल सिस्टम इन द लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, चैनल सिस्टम पे हमने पहले भी चर्चा की है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करूंगा स्किप, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन हर सेशन में डिस्कस करने का मतलब नहीं है। चलो बताओ, एन अपील दैट इलेबरेट ऑन अ नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड बेनिफिट और इमेज एंड अटेम्प्ट टू इंड्यूस इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम कस्टमर इज कॉल्ड। क्या इसको फिजियोलॉजिकल अपील बोलेंगे, इंफॉर्मेशनल अपील बोलेंगे, सोशियोलॉजिकल अपील बोलेंगे, या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल अपील बोलेंगे? बोला गया एक अपील जो कि इलेबरेट करता है ऑन अ नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड बेनिफिट, प्रोडक्ट रिलेटेड बेनिफिट नहीं है, नॉन प्रोडक्ट रिलेटेड बेनिफिट है, और इमेज, और अटेम्प्ट करता है कि आपके इमोशनल रिस्पॉन्स को इंड्यूस करे,
आपके इन द सेंस कस्टमर के इमोशनल रिस्पॉन्स को इंड्यूस करे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल अपील, इंफॉर्मेशनल अपील, सोशियोलॉजिकल अपील या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल अपील? बताइए जरा। फिजियोलॉजिकल, इंफॉर्मेशनल, सोशियोलॉजिकल और ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशनल अपील। क्यों होगा ट्रांसफॉर्मेशनल अपील? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल अपील फोकस करता है नॉन प्रोडक्ट बेनिफिट पे। नॉन प्रोडक्ट बेनिफिट लाइक लाइफस्टाइल, इमोशंस, जिससे आपके इमोशनल रिस्पॉन्स को वेक किया जा सके। फिजियोलॉजिकल अपील फोकस करेंगे आपके बेसिक नीड्स पे। याद करो, आपने मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स में आते हैं। इंफॉर्मेशनल अपील्स में क्या आएंगे? आपके जो आपको फैक्ट्स प्रोवाइड करे, लॉजिक प्रोवाइड्स करे। और सोशियोलॉजिकल अपील्स जो आपके स्टैंडर्ड टर्म्स, मतलब बेसिकली सोसाइटी को लेकर चीजें आ जाती हैं। तो ये आपके एडवर्टाइजिंग से क्वेश्चन था, एडवर्टाइजिंग अपील से। देखो ये जो टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स लिखता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए। तुम्हें एक क्लैरिटी मिल जाएगी किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 177 की। तो यहाँ पे बायर्स के माइंड दे रखे हैं, अलग अलग चीजें दे रखी हैं, तुम्हें मैच करना है लिस्ट 2 से। तो पहला ऑप्शन है बायर्स माइंड, उसके बाद है पर्सनल फैक्टर, तीसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर और चौथा रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या होना चाहिए? मेंबर्स ऑफ सोशल क्लब, साइकोलॉजिकल मोटिवेशन से रिलेट करेगा, पर्सनल फैक्टर क्या हो जाएगा? तुम्हारा लाइफस्टाइल हो जाएगा, और बायर का माइंड ब्लैक बॉक्स हो जाएगा। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, है ना, और डी का 1। चलो यही आंसर होना चाहिए। आंसर वैसे स्किप्ड है, वही है। बायर माइंड क्या है? एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। आंसर क्यों नहीं है यहाँ पे? अच्छा, जो कि प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशंस को। पर्सनल फैक्टर में आपके लाइफस्टाइल आ जाएंगे, एजेस आ जाएंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर में मोटिवेशन, परसेप्शन, और रेफरेंस ग्रुप में किस सोशल क्लब से बिलोंग करते हो, किस पीयर ग्रुप या ग्रुप से बिलोंग करते हो, ये सारी चीजें आ जाती हैं। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे यहाँ पे निकोसिया मॉडल के बारे में। निकोसिया मॉडल ऑफ अ कंज्यूमर बिहेवियर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर फील्ड्स। ओवरऑल टोटल 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड फील्ड अंडर दिस मॉडल? इनमें से कौन सा तीसरा फील्ड है? देखो 4 नहीं दे रखे हैं, कोई तीसरा हो सकता है, तीन दो चारों दिन दे रखे हो। अब तुम्हें बताना इनमें से कौन सा तीसरा फील्ड है निकोसिया मॉडल का। क्या फीडबैक होता है, या एक्ट ऑफ परचेज होता है, या फॉर्म्स एंड कंज्यूमर एट्रीब्यूट्स होता है, या सर्च एंड इवैल्यूएशन होता है? तो समझते हैं सबसे पहले निकोशिया मॉडल कहता क्या है। निकोशिया मॉडल में 4 फील्ड्स होते हैं, ठीक है। फॉर्म्स, एट्रीब्यूट्स एंड कम्युनिकेशन, पहला एट्रीब्यूट ये होता है, बट पहला मॉडल ये होता है, कंपोनेंट कह सकते हो। दूसरा कंज्यूमर सर्च करता है, इवैल्यूएट करता है, उसके बाद वो चीजों को परचेज करता है, फिर फीडबैक देता है। तो निकोशिया मॉडल हमें ये समझाता है कि कैसे कस्टमर परचेज करता है किसी चीज को। सबसे पहले फॉर्म कम्युनिकेट करता है चीजों को लेकर, उसके बाद कंज्यूमर सर्च करेगा उसके बारे में और इवैल्यूएट करता है, फिर कंज्यूमर उसे परचेज करेगा, फिर फाइनली फीडबैक देता है। तो हमसे पूछा गया था थर्ड फील्ड के बारे में, तो थर्ड फील्ड बताता है परचेज डिसीजन के बारे में। तो थर्ड फील्ड आ जाएगा किसके बारे में? एक्ट ऑफ परचेज के बारे में। क्लियर है? अरेंज कीजिए। फॉलोइंग न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। अब ये मत बोलना ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस नहीं किया है, कई बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो तुम एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि पीवाईक्यूज करने से हमें कितनी हेल्प मिलती है। बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? आइडिया स्क्रीनिंग, आइडिया जनरेशन, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, मार्केट स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस। सबसे पहले क्या होता है? आइडिया आता है मार्केट में, मतलब माइंड में आइडिया आना चाहिए, यही होगा। फिर इसको स्क्रीन करेंगे। तो तुम्हें भी पता है आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। आइडिया स्क्रीनिंग जनरेशन, फिर स्क्रीन करेंगे, उसके बाद कंसेप्ट डेवलप करेंगे, फिर मार्केट स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे, फिर बिजनेस एनालिसिस करेंगे। बच्चों वाला क्वेश्चन है, इन सबको हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 180 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइस एडप्शन स्ट्रैटेजी? बताइए इसमें से कौन सा प्राइस एडप्शन स्ट्रैटेजी होगा? प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंस, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, ज्योग्राफिकल प्राइसिंग, डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग, गोइंग रेट प्राइसिंग। कौन सा इसमें से प्राइस एडप्शन स्ट्रैटेजी है? प्राइस डिस्काउंट एंड अलाउंस, टारगेट रिटर्न, ज्योग्राफिकल, डिफरेंशिएटेड एंड गोइंग रेट प्राइसिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसके अंदर आपका ए भी आएगा, सी आता है ज्योग्राफिकल, और डी। ठीक है, ये दोनों प्राइस एडप्शन स्ट्रैटेजीज हैं तीनों। प्राइस एडप्शन स्ट्रैटेजी एडजस्ट प्राइस टू मार्केट कंडीशन। ठीक है, ये समझ रहे हो ना कि प्राइस एडप्शन स्ट्रैटेजी क्या होती है, करती है
प्राइसेस जो भी आपके प्रोडक्ट के होंगे उसको मार्केट कंडीशंस के अनुसार अडॉप्ट करवा देंगे, एडजस्ट करवा देंगे। इसके अंदर डिस्काउंट अलाउंस आते हैं। अब डिस्काउंट जैसे बल्क डिस्काउंट तुमने दे दिया, ज्योग्राफिकल प्राइस जैसे फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग होता है, एफओबी प्राइसिंग भी जिसे तुम बोलते हो, डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग होता है, मतलब अलग अलग सेगमेंट के बेसिस पे अलग अलग प्राइसेस तुम चार्ज करोगे, ठीक है। और टारगेट रिटर्न प्राइसिंग एंड गोइंग रिटर्न प्राइसिंग जो है ये बेस प्राइसिंग मेथड में आते हैं, ना कि एडॉप्शन प्राइसिंग मेथड्स में आते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपके प्राइसिंग स्ट्रेटजी जैसे टॉपिक से। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 181 पे। अ कंपनी प्राइस 1 लीटर बॉटल ऑफ इट्स मिनरल वाटर एट ₹20 बट 100 ml ऑफ द सेम वाटर इन अ मॉइस्चर स्प्रे फॉर ₹50। तो ये किस चीज का एग्जांपल है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग प्रैक्टिस? क्या कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग है, इमेज प्राइसिंग है, प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग है, या फिर मार्कअप प्राइसिंग है? बोला जा रहा है 20 रुपए का मिनरल वाटर, आप यहाँ पे 1 लीटर का बॉटल 20 रुपए में दे रहे हो, लेकिन सेम 100 ml का सेम पानी एक मॉइस्चराइजर स्प्रे में आप डाल के 50 रुपए का बेच रहे हो, वही 100 ml का। तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्या ये प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग है या फिर मार्कअप प्राइसिंग है? मार्कअप में तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आता है। तो बताओ जरा क्या आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग। क्यों होगा प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग? क्योंकि आप यहाँ पे डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम प्रोडक्ट। जैसे वाटर वर्सेस स्प्रे, आप एक स्प्रे बॉटल भी दे रहे हो, स्प्रे बॉटल उसमें 100 ml भरा हुआ है पानी, अब उसके लिए चार्ज कर रहे हो। लेकिन कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग जो होता है ये डिफरेंट ग्रुप के अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करेगा। इमेज प्राइसिंग क्या होता है? तो ये आपके ब्रांड वैल्यू की बात करता है। मार्कअप प्राइस में आप एक मार्जिन सेट कर देते हो। क्लियर है? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 182 पे। प्रोवाइडिंग ए टोटल पैकेज ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विस टू सॉल्व अ कंज्यूमर नीड्स इज कॉल्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप एक टोटल पैकेज प्रोवाइड कर रहे हो रिलेटेड गुड्स का, उस गुड्स से जुड़े हुए गुड्स का, एंड सर्विसेज, जिससे कि कस्टमर के नीड पूरे हो जाए। इसको मैंने पहले भी कई बार समझाया है। इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट कॉन्ग्लोमरेट, होलसेल सेलिंग या सिस्टम सेलिंग? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम सेलिंग। क्यों होगा सिस्टम सेलिंग? जहां पे आप एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि आपकी नीड्स को मीट कर दे, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सेलिंग। कॉन्ग्लोमरेट सेलिंग क्या होता है? इसके अंदर अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स आएंगे। यहां पे हमने बोला था रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अनरिलेटेड रहता तो कॉन्ग्लोमरेट। होलसेल में आप इंटरमीडिएरीज टारगेट करते हो, ठीक। और कंप्लीट सेलिंग कोई एक स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, खुद से भी कर लोगे। चलो अब हम लोग कर लेते हैं दिसंबर 24 के क्वेश्चंस। 184 टू 191 है, टोटल 7 क्वेश्चंस। अब यहां पे देखना, क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ मार्केटिंग स्कीमिंग? स्कीमिंग की बात हो रही है। एज द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, जब आपके प्रोडक्ट के सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल ना हो और आप हायर प्राइस मार्केट से शुरुआती दौर में उतार रहे हो। तो बोला गया मार्केट इज हाई प्राइस सेंसिटिव, sufficient number of buyers signals a high demand, high initial prices does not attract more competitors, high price communicate the image of product। तो इसका आंसर बहुत आसान है, पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, देख के ही कर लोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें दो टर्म्स यहाँ पे बता दिए थे कि आप यहाँ पे प्राइसेस ज्यादा चार्ज करते हो अपने प्रोडक्ट को, जिससे कि कस्टमर को हाई प्रीमियम क्वालिटी की फील आती है, कंपटीटर्स भी डरते हैं उस मार्केट में घुसने से, और प्रोडक्ट जो होता है वो उसके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 185 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन? कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कस्टमर को लेकर उनका झुकाव बहुत ज्यादा होता है? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बतानी है वैसे ऑर्गेनाइजेशन की। मार्केट ड्रिवन, प्रोसेस ड्रिवन, वैल्यू ड्रिवन, प्राइस ड्रिवन, और मार्केट कंपटीटर इज मेकिंग कंपटीटर इररिलेवेंट। तो देखोगे जरा ये क्वेश्चन को ध्यान से, तो इसका राइट आंसर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ऑप्शन होगा इसका ए, सी एंड ई। ये तीन चीज अगर होता है तो आप हाई कस्टमर सेंट्रिक हो। पहले तो आपका मार्केट पे ध्यान है, दूसरा आप वैल्यू डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हो, और तीसरा प्राइस को भी देखते हुए चल रहे हो। मतलब तीनों का एक कॉम्बो बनाते हुए चल रहे हो, तभी आपका एक कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 186 जरा ध्यान से पढ़ लेना, बेसिक सा क्वेश्चन है, अच्छे से करोगे तो आंसर कर लोगे इसका। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का क्वेश्चन था। 187 which one of the following is not the behavioral factor of the customer profile involved in tactical targeting? इनमें से कौन सा बिहेवियरल फैक्टर नहीं है कस्टमर प्रोफाइल इन्वॉल्व इन टैक्टिकल टारगेटिंग? पहले भी समझाया इस क्वेश्चन को। परचेस फ्रीक्वेंसी, परचेस क्वांटिटी, इन प्राइस सेंसिटिविटी और इनकम। तो देख के समझ गए होगे, बिहेवियर की बात हो रही है।
जब कोई चीज परचेज करने की कोशिश करते हो तो कौन सा इसमें से नहीं होगा, ये बताना है तुम्हें। तो इसका राइट आंसर होगा इनकम। फ्रीक्वेंसी भी आती है, क्वांटिटी भी आती है, और प्राइस को भी देखते हो। प्राइसेस में अगर चेंजेस आते हैं तो तुम भी रिएक्ट करते हो। पीएलसी का क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। पीएलसी का तुम्हें मैंने सॉल्यूशन बता दिया था बहुत पहले कि एक चार्ट मैंने तुम्हें, पता नहीं शायद मैंने किस सेशन में करवाया था, पीवाईक्यू सेशन में ही दिखाया था मैंने। उस चार्ट को कर लोगे तो पीएलसी का कोई भी क्वेश्चन निकल कर आएगा तो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो पीएलसी का वो क्वेश्चन करो कि उसमें अलग अलग चीजें दे रखी हैं कि आपको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी किस स्टेज में लगाना है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कौन सा आपको रखना है किसी स्टेज में, ठीक है, प्रॉफिट वाला सिचुएशन कैसा होता है, कस्टमर टाइप्स कैसे होते हैं, सेल्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे, ग्रोथ कैसा आपका होगा, हर चीज अलग अलग उसमें बाइफरकेट करके एक प्रॉपर चार्ट बना के दिया गया। जाके देख के वो किस वीडियो में था। अरेंज कीजिए एक प्रॉपर सीक्वेंस में टू डेवलप इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन करने के लिए आपको क्या सीक्वेंस रखना चाहिए। तो क्या सबसे पहले हम टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करेंगे, करना तो सर वही चाहिए। चलो तब फिर उसके बाद क्या करोगे, कम्युनिकेशन डिसाइड करोगे या कम्युनिकेशन की ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करोगे। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे टर्म्स पे ध्यान रखना, डिजाइन द कम्युनिकेशन या चूज द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले आपको करना होता है टारगेट को डिफाइन, टारगेट ऑडियंस चूज करो, उसके बाद आपको कम्युनिकेशन का उद्देश्य चूज करना होगा क्योंकि आपका कम्युनिकेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब कम्युनिकेट कर दिया तो डिजाइन कर लो चैनल, ठीक है, चैनल डिजाइन कर लिया, कम्युनिकेशन चैनल चूज कर लो उनमें से। इतना करने के बाद आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें कौन सा कम्युनिकेशन मिक्स चूज करना है। ठीक है, तो ये करने के बाद आपको कम्युनिकेशन मिक्स चूज करना है। अब बताना है डिफरेंट सेल्स चैनल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू एडिशन टू सेल्स। ठीक है, इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम में बताना है। रिटेल स्टोर, सेल्स फोर्स, इंटरनेट, वैल्यू एडेड पार्टनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर, इनमें से कौन सा सेल्स चैनल सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन करता है, एक बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आता है इंटरनेट, इंटरनेट के बाद हमारा यहाँ पे रिटेल स्टोर, रिटेल स्टोर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स वैल्यू एड करते हैं, उसके बाद वैल्यू एडेड पार्टनर, और सबसे ज्यादा एफर्ट होता है सेल्स फोर्स का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्क और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ऑब्वियस बात है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। फेसबुक होता है, ट्विटर होता है, यूट्यूब होता है, लेकिन ब्लॉग्स हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर नहीं आते हैं। तो आपका समाप्त हुआ 2024 का क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 2025 के क्वेश्चन के साथ। हार्डली उसमें 9 से 10 क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है, हमारा खत्म हो जाएगा वहां पे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।